हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम चैप्टर 11 फिजिक्स है। हमने अब मैथ्स को कंप्लीट कर लिया तो अपन फिजिक्स पे आ रहे हैं, है ना। क्लास 11 थे, सॉरी चैप्टर 11 थे अपना, ये साइंस का चैप्टर है, चैप्टर 11। और जो हमारा टॉपिक है, चैप्टर का जो नाम है वो है वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले हम वर्क कंप्लीट करेंगे, देन एनर्जी, देन पावर। 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इसको, वर्क, एनर्जी एंड पावर। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वर्क से। ठीक है, वर्क क्या होता है। तो अपन जो स्टार्ट कर रहा है वो कहाँ से कर रहा है, वर्क से कर रहा है। तो अपन जो सबसे पहले हेडिंग जो लिख रहे हैं, अपन लिख रहे हैं यहाँ पे वर्क। ये नोट्स में आपको पीडीएफ इसके सेंड कर दूंगा और यहाँ पे आपको समझने वाला काम है वर्क क्या होता है। तो वर्क का सिंपल सा मीन आप समझ सकते हैं। वर्क मीन्स क्या होता है, जब भी हम कोई काम करते हैं, जब भी हम कोई वर्क करते हैं, वो एक प्रकार से वर्क कहलाता है। तो वर्क का मतलब होता है, 2 चीज़ होती है वर्क के लिए। वर्क के लिए 2 चीज़ें आपने आती हैं, एक तो होता है फोर्स और दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट। एक होता है फोर्स और एक होता है डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स क्या होता है एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये तो फोर्स की अगर हम डेफिनेशन बात करते हैं, डेफिनेशन फोर्स की आती है तो फोर्स इज अ पुल और पुश। या तो हम किसी चीज को अपनी तरफ खींचेंगे तो पुश पुल करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे अगर, और पुश मतलब किसी अपने से दूर की तरफ धक्का देंगे, तो उसे पुल या पुश, उसको फोर्स बोलते हैं हम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है चेंज इन पोजिशन। डिस्प्लेसमेंट मीन्स चेंज इन पोजीशन, मतलब किसी भी चीज का जो भी अपने जिसको भी हम वर्क कर रहे हैं जिसके ऊपर, उसमें पोजीशन के में चेंज हो जाना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ पोजीशन चेंज हुई, नहीं, टाइम के अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन चेंज होनी चाहिए। मतलब जैसे मान लो अभी इनिशियली मान लो जब जैसे मान लो शाम के 5 बज रहे हैं, शाम के 5 बज के जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे अपना 5 PM पे, ठीक है। हमने एक फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लगाया है F। तो ये 5:01 मिनट पे या 5:05:01 मतलब 5 बज गया और उसके बाद कुछ सेकंड्स में, 1 सेकंड या 2 सेकंड के बाद वो जो पोजीशन थी उसकी यहाँ से आके यहाँ तक चेंज हो गई, है ना। इतना डेल्टा एक्स उसमें पोजीशन में चेंज आ गया, मतलब पहले यहाँ पे आके हुई थी, अब वो यहाँ पे आ गई, ठीक है ना। तो टाइम के रिस्पेक्ट में बात करें, टाइम भी चेंज हुआ, उसकी पोजीशन में भी चेंज आ गया, तब हम बोलेंगे क्या वो डिस्प्लेस हो गई है, तब वो क्या हो गई है, डिस्प्लेस हो गई है, ठीक है। तो 2 चीजें अपन को वर्क को समझने के लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंस होती हैं, जरूरत होती है उसकी, एक वर्क फोर्स की और दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स वर्क की अगर अपन डेफिनेशन की बात करें कि वर्क की डेफिनेशन क्या है, तो वर्क की अपन डेफिनेशन की बात करते हैं, तो यहाँ डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं वर्क की। तो वर्क की डेफिनेशन आप चाहो तो ये डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं, DEF करके लिखा है मैंने, डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं वर्क की। तो वर्क क्या होता है, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पर वर्क करते हैं, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पर क्या लाता है, फोर्स लगाते हैं। तो ले लिया हमने व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ पार्टिकल, व्हेन अ फोर्स एक्ट, मतलब एक्ट मतलब उस पर लगता है, व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन द पार्टिकल बोल दो या आप ऑब्जेक्ट बोल दो, है ना। एक काम कर दो, ऑब्जेक्ट ही बोलते हैं, ऑन द ऑब्जेक्ट। क्या अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगाया, व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ ऑब्जेक्ट एंड दैट ऑब्जेक्ट, और साथ ही साथ क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होगा, एंड दैट ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस मतलब अपनी जगह से शिफ्ट हो जाएगा, डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, मतलब अपनी ओरिजिनल पोजीशन से वो हट रहा है। जैसे यहाँ पे बताया था मैंने, पहले यहाँ पे था तो वो यहाँ पे पहुँच गया, फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अगर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से वो चीज़ हट रही है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम क्या बोलेंगे उसको कि वो वर्क हुआ है। देन द वर्क हैज़ टू बी डन, द वर्क इज डन, ऐसे लिख सकते आप, वर्क इज डन ऑन ऑब्जेक्ट, ऑन द मतलब अगर अपन यूज कर रहे हैं मीन्स जो ऑब्जेक्ट पहले लिया था उसी के लिए यूज कर रहा है, ऑन द ऑब्जेक्ट मीन्स अगर हमने सपोज एग्जांपल बताया तो मैं आपको कैसे आपको समझ में आएगा। जैसे मान लो एक ये दीवार है, ये आपके पास सामने एक वॉल है, इस पर मान लो ये आप यहाँ पे, ठीक है, इस टाइप से आप खड़े हुए हैं और आप इस पर फोर्स लगा रहे हैं, बहुत जोर से आप इसमें फोर्स लगा रहे हैं, दम से लगा रहे हैं। बट ये जो वॉल है, W से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये आप हो, है ना, B से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, B या गर्ल जो भी कर वो है ना। ये इस वॉल के ऊपर क्या लगा, फोर्स लगा रहा है, बट ये वॉल क्या सरक जाएगी अपनी जगह से, नहीं सरकेगी ना, दीवार जो है अपनी जगह से नहीं सरकेगी ना। तो अगर आप फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करें तो आपने इसके ऊपर कोई भी वर्क नहीं किया, आपने इसके ऊपर कोई भी वर्क नहीं किया। क्यों वर्क नहीं किया, क्योंकि ये अपनी पोजीशन से शिफ्ट नहीं हुआ, जहाँ पे था वहीं पर है। अगर हाँ ये वाली थोड़ी सी भी सरक जाती, मतलब मान लो इधर से आके ये इस जगह पहुंच गई है, तो ये W डैश मान लो नहीं पोजीशन में पहुंच गई थी, तो हम बोलते हैं वर्क किया है, बट ऐसा तो होता नहीं है ना। अगर और दूसरा एग्जाम्पल लें, अगर अपन दूसरा एग्जाम्पल सिंपल सा कैसे कि आपने मान लो कोई भी सामान लिया, घर पे कोई भी सामान है, मान लो एक बकेट टाइप की है आपके पास, ये अपन बाल्टी टाइप की ले लेते हैं, ये अपन बाल्टी बना लेते हैं ऐसे,
है ना, ये आपके पास टाइप बाल्टी थी, आपने उसको लेके इधर रख दी, इधर थी पहले, अब इधर रख दी, तो आपने मतलब उसको डिस्प्लेस किया ना, तो डिस्प्लेस किया, फोर्स लगाया, तो आपने क्या किया, वर्क किया है। देन आपने क्या वो कराया, उस पर वर्क किया है। तो ये आपकी डेफिनेशन थी वर्क की। वर्क कब होता है, तो आपने दो चीज लिखी हमने कि उसके लिए फोर्स भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी उसमें दोनों होना चाहिए। तो ये कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है। ये क्या है, नेसेसरी कंडीशन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसको, मैं आपको सेंड कर दूंगा उसकी पीडीएफ, ठीक है ना, तो नोट्स भी वो आप बन जाएंगे। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ नेसेसरी कंडीशंस, नेसेसरी कंडीशंस। कंडीशंस किसके लिए होंगी, नीडेड, नीड टू बी, नेसेसरी कंडीशन जो नीड टू बी सेटिस्फाइड फॉर वर्क, वर्क के लिए ये सेटिस्फाइड होना जरूरी है। नीड टू बी सेटिस्फाइड फॉर वर्क, अगर वर्क हो रहा है तो उनके लिए दो कंडीशन होने आपकी जरूरी है। वर्क मतलब क्या, वर्क डन, अगर वर्क हो रहा है तो उसके लिए दो कंडीशन होना जरूरी होता है। पहली कंडीशन क्या है, तो फर्स्ट कंडीशन जो है वो है आपका कि फोर्स लगाना है। क्या लगाना है, तो अ फोर्स, एक फोर्स लगना चाहिए, तो अ फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, मतलब एक जो भी ऑब्जेक्ट है उस पर एक फोर्स तो लगना ही लगना चाहिए। दूसरा फोर्स के साथ साथ वो क्या, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस भी होना चाहिए, है ना, तो द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्लेस्ड भी होना चाहिए। दोनों काम होना चाहिए उसके साथ, फोर्स भी लगाना है उसके ऊपर और हमें क्या करना है, डिस्प्लेस भी करना है। अगर हम डिस्प्लेस नहीं करा पाते इसका मतलब हमने ऑब्जेक्ट पे कोई भी वर्क नहीं किया। एग्जांपल में बताया था, जैसे दीवार है, दीवार पे बहुत जोर से अपना फोर्स लगाना, कितना ही फोर्स लगाना, बट वो डिस्प्लेस नहीं होता है, इट मीन्स आपने उसके ऊपर कोई भी वर्क नहीं किया है, ठीक है ना। अगर वो डिस्प्लेस हो जाता है इट मीन्स आपने उसके ऊपर वर्क किया है, ठीक है। तो वर्क की मेनली अगर डेफिनेशन बात करें, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, किसकी बात करें, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। मैं यहाँ लिख देता हूँ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क, मतलब वर्क को हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क, ये वर्क का आपका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ये आपकी क्लास हेडिंग हो गई, इसमें ये वाली हेडिंग हो गई आपकी नेसेसरी कंडीशंस टू सेटिस्फाई होगा, ठीक है ना। इसको एक काम करते हैं अपन, रेड पेन से कंडीशंस को अपन नेक्स्ट टाइम रेड पेन से लिख दिया करेंगे, ठीक है। अभी हम इसको ऐसे पेन लिख देते हैं सिंपल सा, ठीक है। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क क्या होगा, एक काम करते हैं व्हाइट पेन लेते हैं, व्हाइट इंक से लिखते हैं इसको, थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा वर्क का, तो अपन लिखते हैं, तो वर्क हमने बोला वर्क को हम जनरली डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं लिख रहा हूँ वर्क, वर्क इक्वल टू हमने लिखा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। फोर्स वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इक्वल टू करना है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क को हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए मैंने लिख दिया डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करना है, इक्वल टू फोर्स को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एफ से, और डिस्प्लेसमेंट को हम जनरली डी से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं एस से रिप्रेजेंट किया होगा, आपकी बुक में हो सकता है एस से रिप्रेजेंट किया हो, इसलिए मैं एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये आपका मैथमेटिकल इसका फॉर्म आ गया, डब्ल्यू इक्वल टू कितना आ गया, एफ इंटू एस, एफ इंटू एस। अब बात करते हैं ये जो डब्ल्यू है वो कैसी यूनिट है, ऐसा ही मतलब अपनी स्केलर यूनिट है। तो फिजिक्स में दो टाइप की यूनिट होती है, एक स्केलर होती है और एक आपकी क्या होती है, वेक्टर यूनिट होती है। तो फोर्स वर्क कैसी यूनिट है, फोर्स कैसी यूनिट है, डिस्प्लेसमेंट कैसा यूनिट है, ये भी अपन को समझना है। तो यहाँ पे अपन इसको समझा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दूसरा इंक चेंज कर लेते हैं अपन, यहाँ पे जैसे कौन सा कलर ले लेते हैं, रेड ले लेते हैं, ओके चलिए। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइड में आपको, यहाँ अपन एक लाल से लाइन खींचा अपन ने और अपन लिखा कि वर्क, वर्क इज ऐसा यूनिट, इज ऐसा यूनिट, नो, वर्क इज अ स्केलर यूनिट, स्केलर यूनिट नहीं स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, वर्क कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अब यहाँ पे अपने पास ये टर्म आ गया स्केलर। अब इस स्केलर के बारे में अपन बात समझे तो दो चीज़ होती है, एक स्केलर होता है, वेक्टर होता है। क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्केलर, स्केलर क्या होता है, तो स्केलर में ओनली मैग्नीट्यूड होता है। स्केलर में क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब एक ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर से मैग्नीट्यूड है उसको हम बोलते हैं स्केलर। और वेक्टर क्या होता है, वेक्टर में बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वो अपना जो वेक्टर होगा उसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होता है। कैसे, एग्जांपल की अगर बात करें अपन, तो जैसे वर्क है, वर्क हम कहीं भी करें उसमें डायरेक्शन नहीं बताती कि हमने इतना वर्क किया, ईस्ट किस डायरेक्शन में वर्क किया या वेस्ट डायरेक्शन में वर्क किया, हम कुछ नहीं बताते, हम बताते हैं कि हमने इतना वर्क किया, ठीक है। जैसे अगर हम वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल लेते हैं तो जैसे डिस्प्लेसमेंट है या वेलोसिटी है, वेलोसिटी हम बोलते हैं कि हमारी जो कार है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वेलोसिटी से
ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है या वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है ना, ये हमारे घर की तरफ जा रहे हैं या हम घर से स्कूल की तरफ जा रहे हैं, तो ये सब क्या होता है, आपकी डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट करता है। तो जब डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है तो वो क्वांटिटी कहलाती है वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी कहलाती है, वेक्टर क्वांटिटी। जब डायरेक्शन नहीं होती है तो वो कहलाती है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो वर्क जो है स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज वर्क में आपकी डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट। इसकी यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट क्या होती है, सीजीएस यूनिट क्या होती है। तो उसके लिए अपन कलर चेंज कर लेगा, कलर चेंज कर लेते हैं। कौन सा कलर लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं इसके लिए अपन। तो क्या लिख रहे हैं अपन इसके लिए, इसकी एसआई यूनिट है ना, तो अपन क्या लिखेंगे, एसआई यूनिट। अपन यहाँ पे लिख रहे हैं एसआई यूनिट ऑफ वर्क, एसआई यूनिट ऑफ वर्क। तो वर्क का एक्चुअली अपन ने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये देखो पीछे ये वर्क का फॉर्मूला पढ़ा था ना, व्हाइट कलर से लिखा है, W इक्वल टू F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का क्या होता है, अपन पहले यहाँ लिख लेते हैं W इक्वल टू क्या होता है। मैं पूरा आपको बता रहा हूँ, एक चीज मैं आपको निकाल के बता रहा हूँ कैसे निकालते हैं। W इक्वल टू F इंटू एस, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट और F मतलब फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, F इक्वल टू होता है MA। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, MA। M जो है मास है, और मास को हम ऐसे यूनिट में किलोग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। मास को हम किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में। और A मतलब होता है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन मतलब क्या होता है, मैं यहाँ बता रहा हूँ। A इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। A इक्वल टू कितना होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में होता है टाइम, अपॉन में टाइम इंटरवल। ठीक है, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी का मतलब होता है आपको डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो देखो वेलोसिटी को हम रख देंगे, तो एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और होल में टाइम। तो इस प्रकार से क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को हम मेजर करते हैं मीटर में, डिस्प्लेसमेंट को हम किसमें मेजर करते हैं, मीटर में। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आया, मीटर आ गया। और टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड में, टाइम को हम किसमें मेजर करते हैं, सेकंड में। तो ये आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया एक्सीलरेशन का, ये एक्सीलरेशन का है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये वाली जो एक्सीलरेशन की वैल्यू है वो हम यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारा एफ का वैल्यू निकल आया। तो एफ इक्वल टू एम, एम मतलब होता है किलोग्राम, किलोग्राम इंटू ए की वैल्यू होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एफ की वैल्यू निकला है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जो एफ की वैल्यू हम वो यहाँ पे रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम इंटू में मीटर अपॉन में टाइम का सेकंड स्क्वायर इंटू ये एस है, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट को हम मीटर बोलते हैं, तो मीटर। तो फाइनली अपनी जो आया क्या आया, किलोग्राम इंटू मीटर का मीटर से मल्टीप्लाई करें तो मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। तो ये अपने पास आया किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक तो ये यूनिट हो गई इसकी, ऐसा यूनिट क्या हो गया, ऐसा यूनिट ये हो गया। तो इसको अपन बोलेंगे क्या, इसको अपन बोलते हैं फोर्स की जो यूनिट होती है उसको न्यूटन भी बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, न्यूटन। तो फाइनली जो W की यूनिट आएगी अपने पास, वर्क की यूनिट आ जाएगी अपने पास, वर्क की फाइनली पास जो यूनिट आएगी, अपन ऐसा यूनिट वर्क की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं ऐसा यूनिट वर्क की बात कर रहे हैं। तो जो ऐसा यूनिट हो रही है वो आ जाएगी आपकी न्यूटन, क्योंकि फोर्स की यूनिट यहाँ पे हमने आपको हर एक चीज एक्सप्लेन करके बता दिया है ना। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम न्यूटन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूटन। और ये न्यूटन हो गया, न्यूटन इंटू मीटर, तो कितना आ गया, न्यूटन इंटू मीटर। तो ऐसा यूनिट ऑफ वर्क कितना है, न्यूटन इंटू मीटर। और न्यूटन इंटू मीटर को हम जूल भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, जूल। जिसे रिप्रेजेंट करते हैं उसका जो नाम है वो JOULE, जूल से भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा यूनिट जो है न्यूटन इंटू मीटर, इसको जो हम जूल भी बोलते हैं, जो जूल आ जाता है अपना, ये इसके ऐसा यूनिट आ जाती है, जूल हो जाता है। अब 1 जूल की डेफिनेशन क्या है, तो हम आपको इस आगे करते हैं 1 जूल की डेफिनेशन क्या है। तो याद रखना ऐसा यूनिट जो होती है वर्क की वो कितनी होती है, जूल होती है। अब हम यहाँ डेफिनेशन ले रहे हैं 1 जूल। ठीक है, डेफिनेशन क्या है, 1 जूल। 1 जूल की डेफिनेशन कैसे लेंगे, तो पहले लिखते हैं W इक्वल टू कितना था, 1 जूल इक्वल टू क्या है, 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, क्योंकि ऐसा यूनिट जो होती है डिस्प्लेसमेंट की वो मीटर होती है, फोर्स की ऐसा यूनिट जो होती है वो न्यूटन होती है। मतलब क्या हुआ, मतलब इसका ये हुआ क्या, 1 न्यूटन फोर्स लगाएंगे हम और जो ऑब्जेक्ट है वो 1 मीटर डिस्प्लेस हो जाएगा। तो लिखेंगे अपन, इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं अपन यहाँ पे, वर्क इज said to be done 1 joule when 1 न्यूटन is when 1 न्यूटन, एन अपन को कैपिटल लिखना पड़ता है ना, क्योंकि 1 न्यूटन अपन एन कैपिटल लिखा है। तो 1 न्यूटन when 1 न्यूटन फोर्स is, हमने 1 न्यूटन फोर्स अप्लाइड किया, is applied on an object
एंड ऑब्जेक्ट will displace 1 meter, place 1 meter from its original position। मतलब वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से अगर वो 1 मीटर डिस्प्लेस हो जाता है, कितना फोर्स लगाने पे, फोर्स लगाते हैं अगर हम 1 न्यूटन फोर्स लगाते हैं और वो जो भी ऑब्जेक्ट है वो 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट उसमें आ जाता है, इट मीन्स हमने जो वर्क लगाया है वो 1 न्यूटन कहलाएगा। वर्क जो हमने लगाया वो क्या कहलाएगा, 1 न्यूटन कहलाएगा। ठीक है, अब अपना जो वर्क होता है वो कैसा हम लोग क्वांटिटी होता है आपको कि वो स्केलर भी होता है और कैसा होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है ना। वर्क हमें बताया था स्केलर क्वांटिटी होती है। चलिए, अब वर्क जब स्केलर क्वांटिटी होती है तो वर्क पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, जीरो होती है, तो कब होती है और किस कंडीशन में होती है अपन को ये बताना है। ठीक है, तो अपन कुछ केसेस लिख रहे हैं यहाँ पे, है ना। क्लियर दिख रहा है इससे क्या, दिख तो रहा है ऑलमोस्ट क्लियर। तो केस वन लिखा आपने, तो अपन ने क्या लिखा, जो केस वन में अपन क्या लेके चल रहे हैं देखते हैं अपन। वर्क इक्वल्स टू अपना फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अपन ने बोला इफ फोर्स जो है वो पॉजिटिव है, जो अपन ने फोर्स लगाया है वो कैसे लगाया अपन ने, पॉजिटिव लगाया। पॉजिटिव मतलब कैसा, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, चलो अलग करते हैं इसको, पॉजिटिव नहीं दूसरे तरीके से लिखते हैं। इफ ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेस हो रहा है, इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब एफ की जो डायरेक्शन है और जो एस भी डिस्प्लेसमेंट है, उन दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम है। एक प्रकार से आप ऐसा देख लो कि डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम बना देता हूँ। मान लो डिस्प्लेसमेंट आपका इस डायरेक्शन में हो रहा है और जो फोर्स है आपका वो भी आपका इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है ना। तब उस कंडीशन में जो वर्क होगा ना वो पॉजिटिव होगा, देन वर्क जो होगा आपका वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। देन वर्क इक्वल्स टू पॉजिटिव। पहला कंडीशन, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होती है तो जो हमारा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होती है तो जो वर्क होता है वो पॉजिटिव होता है। तो वर्क नेगेटिव का होता है, सिंपल सी बात है, जब डायरेक्शन अपोजिट हो जाएंगी। डायरेक्शन कैसे हो जाएंगी, अपोजिट हो जाएंगी। तो केस 2 में लिख देते हैं अपन, केस 2 में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, व्हेन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट ईच अदर। अपोजिट मतलब या तो मान लो दोनों की अपोजिट होनी चाहिए, बस एक दूसरे, जरूरी नहीं है कि अपन बोले कि फोर्स की अपोजिट हो, तो दोनों की अपोजिट होना चाहिए, अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, देन वर्क इज नेगेटिव। जो वर्क होगा वो क्या होगा, इज नेगेटिव। तो ये आपको याद रखना है। वर्क जब नेगेटिव का होगा तो याद रखना एंगल भी होता है। दो अपोजिट वाले, फोर्स आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है और आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो इनके बीच में कितना एंगल आएगा, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, एक प्रकार से अपोजिट डायरेक्शन होता है। तो अपोजिट डायरेक्शन जो एंगल होता है, एंगल मतलब थीटा सपोज कर लेते हैं अपन, एंगल अपन मान लिए एंगल थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। जब एक दूसरे के क्या है, अपोजिट जा रहा है। जैसे यहाँ पे सेम जा रहे थे तो यहाँ पे जो एंगल आ रहा था थीटा वो इक्वल्स टू 0 डिग्री आ रहा था। तो याद रखना थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री होता है यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। और केस 3, वर्क नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, अब क्या कंडीशन बचा, 0। तो 0 कब होता है, when object will not displaced, एक तो ये कंडीशन है जब जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस्ड ना हो, एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरा, इफ डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये डायरेक्शन लिखा है, ध्यान रखना, टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स की डायरेक्शन परपेंडिकुलर। जैसे मैं यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ, ये मान लो आपका फोर्स हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है मान लो, तो इस टाइप में जो एंगल बनेगा वो आपको क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो आपका डिस्प्लेसमेंट, यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट 0 था, एक प्रकार से यहाँ पे आपका जो एस था ना, पहली कंडीशन, वो एस 0 था यहाँ पे। तो इस कंडीशन जो नीचे वाली कंडीशन है उसमें क्या है, आपका जो एंगल है थीटा है वो आपका कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो उस वजह से आपका जो वर्क होगा दोनों कंडीशन में वो आपका क्या होगा, 0 होगा। दोनों ही कंडीशन में वर्क क्या होगा, 0 होगा। या तो आपका कोई भी डिस्प्लेसमेंट ना हो या डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो फोर्स की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है।
इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल ऐसा होता है, जैसे मान लो आप सिर से ऊपर कोई फोर्स लगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो और फोर्स आप आगे की तरफ लगा रहे हो, है ना। तो इस टाइप की कंडीशन में जो होगा आपका फोर्स जो होगा, सॉरी वर्क जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपका। ओके, वर्क ये आपका सिंपल सा वर्क था। वर्क से रिलेटेड जो भी अपन था वो अपन एक बार पढ़ लेते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या पढ़ा था अपन ने वर्क से रिलेटेड। तो यहाँ से स्टार्ट किया था अपन ने वर्क। तो वर्क का मैंने सिंपल से बताया था, वर्क में जो 2 कंडीशंस होती हैं आपको नेसेसरी कंडीशन है, फोर्स होना जरूरी है और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट उसमें होना जरूरी है। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स में होता है पुश या पुल, किसी चीज को धक्का देना या अपनी तरफ खींचना, उसे फोर्स कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो मैंने यहाँ पे क्लियरली लिख रखा है, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन का चेंज होना ही क्या कहलाता है, आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ये आपकी डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन होगी, है ना, ये आपकी फोर्स की डेफिनेशन होगी। अब मैंने डेफिनेशन ही बता रखी है यहाँ पे कि जब भी फोर्स लगाते हैं ऑब्जेक्ट पे तो ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाता है, देन हम बोलेंगे कि उस पर वर्क हुआ है। सिंपल सी डेफिनेशन थी, आप उसको याद कर सकते हैं। अब नेसेसरी कंडीशन में भी आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। विदाउट फोर्स लगाया आप कैसे बोलो वर्क किया हमने, है ना, नहीं कर सकते ना। दूसरा ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेस होना भी जरूरी है। जैसे अगर मान लो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम जो होमवर्क में दिया जाता है तो वो बोलते हैं ये वर्क दिखाओ, स्कूल वाले होमवर्क देते हैं ना, वर्क देते हैं, होमवर्क मतलब घर का है वर्क। तो आप क्या बोलते हो, सर हमने वर्क कर लिया, लेकिन दिखाओगे तभी तो मानेगा ना टीचर। तो आपको बताना पड़ेगा, ऐसे इसमें बताया था कि ऑब्जेक्ट क्या डिस्प्लेस हुआ है, तो उन्हें दिखना चाहिए कि हाँ ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ मतलब वर्क हुआ है। ऐसे आपकी कॉपी में लिखा है, आपने कुछ कॉपी भरी हुई है आपकी, मतलब आपने वर्क किया है, अदरवाइज नहीं किया तो पिटाई लगेगी। वो क्या है, ठीक है। ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है अपना, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, W इक्वल टू F इनटू S। ये वर्क कैसी क्वांटिटी होती है, मैंने आपको एडिशनल दे दिया है। वर्क जो होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, मैंने आपको बता दिया। स्केलर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड होता है। एग्जांपल की अगर बात करें तो वेट समझ लो, जो किसी चीज का वेट होगा, मास होगा, वो क्या कहलाएगा, स्केलर क्वांटिटी कहलाएगा। और वेक्टर क्वांटिटी में जिसमें डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। बात करें किसकी, तो वो वेलोसिटी ले लो आप, वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होती है ना। ऐसे ऐसा यूनिट की बात करते हैं, मैं ऐसा यूनिट मैंने यहाँ पे पूरा आपको समझाया था, सॉरी ये मैंने आपको समझाया था कि कैसे कैसे निकला, जो है ना पूरा मैंने आपको यहाँ पे समझा रखा था। लेकिन फाइनली आप अपन को याद रखना है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर, जिसको हम बोलते हैं जूल, न्यूटन इंटू मीटर जे से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको जूल भी कहते हैं, ठीक है। ये इसकी ऐसा यूनिट हो गई। 1 जूल की डेफिनेशन मोस्टली आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 जूल की डेफिनेशन क्या है। तो हमने क्या 1 जूल चाहिए था, जूल जो न्यूटन इंटू मीटर होता है, तो हमने 1 न्यूटन कर दिया, 1 मीटर कर दिया। हमने बोल दिया कि अगर मान लो हम कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर अगर 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं और 1 मीटर डिस्प्लेस हो जाती है, तो हमने जो वर्क किया वो 1 जूल कहलाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अब वर्क 0 भी होता है, नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। तो पहले पॉजिटिव की बात करा, बी पॉजिटिव ऑलवेज, तो हमने पॉजिटिव की बात करा है। उन्होंने बोला वर्क पॉजिटिव कब होता है, तो हमने बोला कि जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन जो होती है सेम होती है, तो वर्क हमारा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। नेगेटिव कब होता है भैया, तो हमने कहा अपोजिट डायरेक्शन कर दो, ये अपने नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन कर दी तो ये नेगेटिव हो गया। चलो ठीक है। तीसरा हमने बोला कि इसके 0 कब होता है, तो अपन ने बोलते भैया 0 ऐसा होगा, या तो वर्क मत डिस्प्लेस मत करो, या कर ही रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन परपेंडिकुलर कर दो। सिंपल सी बात है। तो आपका जो वर्क होगा वो नेगेटिव कहलाएगा और 0 कहलाएगा, ठीक है। तो वर्क से रिलेटेड जो क्वेश्चन थ्योरी था अपन ने, वो अपन ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन वर्क से पहले क्वेश्चन करेंगे, वर्क से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे, देन एनर्जी पढ़ेंगे, फिर उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे और देन अपन पावर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये अपना पढ़ने का तरीका है। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट जो है न्यूमेरिकल्स है अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।